भारत माता की, भारत माता की। मैं मेरे आंख के सामने भारत मां का वो रूप देख रहा हूं, उस जगत जननी का रूप देख रहा हूं। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। दोस्तों, मोदी जी का विजन ये है कि हम 2047 तक विश्व गुरु बन जाए। और सिर्फ मोदी जी नहीं, सरकार का हर लीडर, हर मंत्री, हर स्पोक्स पर्सन सब भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। मित्रों, हमारे सामने एक लक्ष्य, इस देश को हर क्षेत्र के अंदर सर्वप्रथम करना, तभी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर हम बैठा हुआ देख सकते। Truly, India has a very bright future. We will actually be pulling world economy. और सुनने में ये सच भी लगता है। भारत के स्पेस प्रोग्राम से लेकर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ तक हर चीज में भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बॉम्ब्स गिराए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया, हमारे एलपीजी के शिप्स अटक गए और कुछ ही दिनों में हमारी हालत खराब हो गई। तभी ऑपोजिशन ने एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि जब भी ऐसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास एक बैकअप रिजर्व होता है, इमरजेंसी फ्यूल का एक स्टॉक पाइल होता है, ताकि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, अपने लोगों को वो सप्लाई में कोई कमी महसूस ना होने दे। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। जैसे साउथ कोरिया के पास 210 दिन का बैकअप तेल है, अमेरिका के पास 200 दिन का है और चाइना के पास 104 दिन का बैकअप रिजर्व है। लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि भारत के पास सिर्फ 9.5 डेज के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बचे हुए हैं। यस, ओनली 9.5 डेज। भारत के पास पेट्रोल खत्म होने का खतरा है। क्या हम किसी बड़े संकट के सामने खड़े हैं? ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही इस रास्ते से गुजरने वाले समुद्री जहाजों की संख्या अब बहुत कम हो गई है। The longer the blockade continues, the deeper the impact on fuel prices, inflation and everyday life. इसका मतलब ये है कि अगर कल पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाए तो चाइना अपनी फैक्ट्रीज को 104 दिन तक चला सकता है, अमेरिका 200 दिन तक अपने लोगों को पेट्रोल दे सकता है और भारत की हालत 9 दिन में खराब हो जाएगी। तो एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, दुनिया को डायरेक्शन देने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी पोजीशन इतनी कमजोर है कि जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगा, जब भी दुनिया में ऑयल सप्लाई लाइंस चोक होंगी, हमारी इकोनॉमी को सबसे पहले और सबसे बड़ा झटका लगेगा। तो सवाल यह है कि हमारे पास बाकी कंट्रीज जितने बैकअप रिजर्व्स क्यों नहीं है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब बंद होगा तब इंडिया में कौन से कमोडिटीज के प्राइसेस अफेक्ट होंगे, एंड व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दिस क्राइसिस? दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय न्यूरोगम। दोस्तों, आज हम सबको फोकस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रील्स, शॉर्ट्स और कांस्टेंट नोटिफिकेशंस की वजह से आज एक एवरेज इंसान का फोकस इतना कम हो चुका है कि कुछ स्टडीज कहती हैं कि हमारा एवरेज अटेंशन स्पैन 47 सेकंड से भी कम है। इसी वजह से आज हम इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में अचानक ब्लैंक हो जाते हैं। एक ही पैराग्राफ को बार पढ़ने के बाद भी हमें इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ नहीं आती और इन जनरल किसी भी चीज पर कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसे कहते हैं ब्रेन फॉग। एंड डेटा सजेस्ट करता है कि दुनिया का हर तीसरा इंसान ब्रेन फॉग महसूस करता है। एंड ब्रेन फॉग को फिक्स करने के लिए लोग दिन भर कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स पीते रहते हैं। पर इसका प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों भी आपको टेम्परेरी एनर्जी स्पाइक्स तो दे देते हैं, पर आपका फोकस वापस ला नहीं पाते। इनफैक्ट ज्यादा कॉफी और एनर्जी ड्रिंक से जिटर्स, एंजाइटी और क्रैशेस भी होते हैं। और जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि जब आप कैफीन को L-theanine के साथ कंबाइन करते हो तो आपको बिना किसी एंजाइटी या क्रैश के एक काम स्टेबल फोकस मिलता है। और इसी एग्जैक्ट साइंस को केंट और रायन ने 10 साल पहले यूएस में एक गम और मिंट फॉर्मेट में लॉन्च किया। ये इनोवेशन है न्यूरोगम। इसके हर पीस में 40 mg नेचुरल कैफीन और 60 mg L-theanine का ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है। तो कैफीन आपके ब्रेन को अलर्ट करता है और L-theanine आपको काम फोकस लाने में मदद करता है। इनफैक्ट एक इंडिपेंडेंट MIT स्टडी ने प्रूव भी किया है कि न्यूरोगम यूज करने से लोग 21% फास्टर हाई फोकस स्टेट में पहुंचते हैं। और यूएस में एक मैसिव सक्सेस के बाद अब ये फाइनली इंडिया में अवेलेबल है। तो अगर आप भी ब्रेन फॉग के लिए एक साइंटिफिकली बैक्ड सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो न्यूरोगम ट्राई करो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। हम अपना 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से 50% क्रूड ऑयल और 85% एलपीजी सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो भारत की इकोनॉमी का इंजन जैम हो जाएगा, क्योंकि 100 लीटर क्रूड ऑयल से सिर्फ पेट्रोल नहीं निकलता, उसमें से निकलता है 43 लीटर्स ऑफ पेट्रोल और 28 लीटर्स ऑफ डीजल, 10 लीटर्स ऑफ एविएशन फ्यूल, 3.5 लीटर्स ऑफ एलपीजी, 4.6 लीटर्स ऑफ पेट्रोलियम कोक जिससे 70% इंडिया का सीमेंट बनता है, 1.9 लीटर्स ऑफ बिटुमेन जिससे हमारे रोड्स बनते हैं, और 1 लीटर नाफ्ता निकलता है जिससे पूरी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री चलती है। तो आपके कपड़े, बॉटल्स, फूड कंटेनर्स, टूथब्रश, ब्रिस्टल से लेकर पेंट्स तक सभी इसी से बनते हैं। उसी तरह नेचुरल गैस से बनते हैं सीएनजी और एलपीजी। इसीलिए जब क्रूड ऑयल शिपमेंट ब्लॉक होते हैं तो ये सारे प्राइसेस बढ़ जाते हैं और पूरा मार्केट हिल जाता है। और दोस्तों ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, इसका बंद होना कोई नई बात नहीं है। पिछले 40 सालों में ये रास्ता 10 बार डिसरप्ट हो चुका है। 1981 में, 1988 में, 2011, 2019 और अब 2026। इनफैक्ट हर 20 साल में एक ना एक बार ये स्ट्रेट डिसरप्ट होता ही है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, रुपी डेप्रिशिएट होती है और पूरे देश में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इवेंचुअली मार्केट में तहलका मच जाता है। ये हमने बहुत ही क्लियरली देखा जब भारत में लास्ट मंथ एलपीजी क्राइसिस हुआ। So India is suddenly hearing a new phrase, gas crisis. एलपीजी सिलेंडर वीवीआईपी हो गया। होटल, रेस्टोरेंट्स और केटरिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित बताई जा रही है। दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर जयपुर, कमर्शियल सिलेंडर की कमी की बात हर जगह सामने आ रही है। और जब सरकार से ये सवाल ऑपोजिशन ने पूछा तो सरकार ने बोला कि हमारे पास तो 74 डेज की रिजर्व्स हैं। तो सवाल ये है कि अगर हमारे पास 74 डेज की रिजर्व्स हैं तो एक झटके में हमारे इंडस्ट्रीज डिसरप्ट कैसे हो गए। दोस्तों असलियत ये है कि ये जो 74 डेज है ना, ये 2 अलग बकेट्स में बंटते हैं। पहला बकेट है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसमें सिर्फ 9.5 डेज के रिजर्व्स स्टोर हो सकते हैं, और दूसरा है स्टॉक विद ऑयल कंपनीज, जिसमें 60 to 65 डेज का स्टॉक है। अब इस फर्क को ना थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वो क्रूड ऑयल है जो सिर्फ सप्लाई क्राइसिस में यूज हो सकता है। इसका एक ही पर्पस है, नेशनल इमरजेंसी को रोकना। ये स्टॉक 3 लोकेशंस में इंडिया में स्टोर होते हैं, विशाखापट्टनम, मंगलुरु एंड पडूर। ये हमारा असली इमरजेंसी फंड है जिसे कोई रिफाइनरी या पेट्रोल पंप क्लेम नहीं कर सकता। सिर्फ सरकार डिसाइड करती है कि इसको कहां यूज करना है और कब। लेकिन बकेट 2 में आते हैं कमर्शियल स्टॉक्स, जो कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे कंपनीज के पास है। यहाँ पर हमारे पास 60 to 65 डेज का स्टॉक है। दोनों मिलकर बनते हैं 74 डेज। अब आप बोलोगे कि भाई स्टॉक तो स्टॉक होता है, तो प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों प्रॉब्लम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का असली कॉस्ट। 5 मार्च से लेकर 10 मार्च तक सरकार ने इस एक्ट के तहत 2 बड़े कदम उठाए। पहला, रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया गया कि एलपीजी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करें और सारा प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपाइलिन और ब्यूटीन्स एलपीजी के लिए यूज हो। सेकेंडली, कंज्यूमर्स को एलपीजी एक्सेस की प्रायोरिटी दी गई, लेकिन रेस्टोरेंट्स, होटल्स और एमएसएमईज को सिलेंडर मिला ही नहीं, और इससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ। और जब ये केमिकल्स डाइवर्ट हुए तो प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स और बिटुमेन का प्रोडक्शन क्रैश कर गया, और इसकी जो इनविजिबल कॉस्ट है ना, वो पूरे भारत को चुकानी पड़ी। अब देखो इसका असली इंपैक्ट। पार्ले जी से लेकर डीएसजी तक हर एफएमसीजी कंपनी की पैकेजिंग कॉस्ट 15 से 20% से बढ़ गई है। सिर्फ पैकेट ही नहीं, हमारे कार्स का लगभग 15% मटेरियल प्लास्टिक होता है। तो ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में यूज होने वाले 67% कंज्यूमेबल्स मेडिकल ग्रेड पॉलीमर से बनते हैं, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ चुका है। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन है वो भी महंगा हो गया, बिकॉज द ऑयल प्राइस शॉट अप। तो या तो सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा या किसानों की खेती महंगी हो जाएगी। एंड बिटुमेन, दोस्तों भारत के 8 से 12% नेशनल हाईवे का कॉस्ट सिर्फ बिटुमेन का कॉस्ट है। तो बिटुमेन जब 15 से 20% से महंगा हुआ तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट 5 से 8% से बढ़ जाएगी। इनफैक्ट मुंबई पुणे का जो मिसिंग लिंक है ना, उसका काम बिटुमेन ना मिलने की वजह से डिले हो चुका है। तो जरा सोचिए, पार्ले जी के पैकेट से लेकर हाईवे तक हर चीज या तो रुक गई है, या महंगी हो गई है, या डिले हो चुकी है।
ये है दोस्तों एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की असली कीमत। तो अगर हमारे पास 90 डेज के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते तो ये नौबत नहीं आती। हमने एलपीजी देने के चक्कर में पूरे मार्केट को डिरेल कर दिया है और इसका सबसे बड़ा झटका भारत के एमएसएमईज को लगा है। सो यस, वी डू हैव 74 डेज ऑफ रिजर्व्स, बट शेकिंग द एंटायर इकोनॉमी इन माय ओपिनियन इज बैड गवर्नेंस। तो अब सवाल ये है कि अगर मुझे पता है कि 90 दिन के रिजर्व्स होने चाहिए तो सरकार को भी पता है, तो हम 90 दिन के रिजर्व्स रखते क्यों नहीं? दोस्तों, ये वही बोरिंग और पुरानी कहानी है। 2004 में सरकार ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स प्रोग्राम अप्रूव किया, जिसमें सिर्फ 14 से 15 दिन का इमरजेंसी कवर था, पर उसको बनाने में ही लगभग 12 से 16 साल निकल गए। फिर 2021 में फेज 2 अप्रूव हुआ ताकि हम 21 दिन तक का बैकअप रख सकें, लेकिन अप्रैल तक ओडिशा गवर्नमेंट ने जमीन ही नहीं दी और कंस्ट्रक्शन फाइल्स में ही दबकर रह गई। इनफैक्ट FY26 के बजट में सरकार ने 5,876 करोड़ एलोकेट भी किया, लेकिन खर्च सिर्फ 1,039 करोड़ हुए। तो हमारे पास पैसा है, हमें प्रॉब्लम पता है और हम सोल्यूशन बनाने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। बस इतना है कि हम रेड टेपिज्म में और पेपर वर्क में अटक जाते हैं। As once a great man said, capability does not assure success, only execution does। लेकिन हम क्या करते हैं? 1 2 का 4 करके लोगों को पागल बनाते हैं, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। और ये है भारत के फ्यूल क्राइसिस का कड़वा सच, जहां हम सरकार के भरोसे कम और भगवान के भरोसे ज्यादा बैठे हैं। That's all from my side for today guys। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।